जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। आज की इस क्लास में बिहार एसएससी के लिए जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जो है टोटल 50 प्रश्न है और सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा और क्लास के लास्ट में आप बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों, यदि आप बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो यह प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस प्रैक्टिस सेट से जो है आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। और दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का जो है डिटेल में यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया गया है, ताकि अगर अदर क्वेश्चन भी पूछे जाएँ तो इसी प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम में फंसे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं इसमें जो है शामिल किए गए हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और दोस्तों, जो है खानवा के युद्ध का डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 में हुआ था। इस डेट को आप लोग को जरूर याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। खानवा का युद्ध में जो है बाबर विजय प्राप्त करके भारत में जो है मुगल वंश की स्थिरता प्रदान करता है। दोस्तों, बाबर ने जो है 4 युद्ध लड़े हैं और चारों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन चारों युद्ध के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले युद्ध की बात करें तो पानीपत का पहला युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। सेकेंड बात करें तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद बात करें तो चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। उसके बाद एक और एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 में महमूद लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। और दोस्तों, इस चारों के चारों युद्ध में जो है बाबर विजयी रहा। बाबर ने जो है चारों युद्ध में विजयी रहा था और बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 में हो गई थी। तो ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो औरंगजेब जो है 1658 से 1707 ईस्वी के मध्य मुगल साम्राज्य पर शासन किया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं। औरंगजेब ने जो है 1658 से 1707 ईस्वी की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। औरंगजेब ने जो है अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली बार इसने राज्याभिषेक जो है जुलाई 1658 में आगरा में कराया था और दूसरी बार जो है जून 1659 में दिल्ली में करवाया था। औरंगजेब का जन्म जो है गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। और औरंगजेब के गुरु जो थे मीर महमूद हकीम थे। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल जो है सबसे पहले 1846 में इंग्लैंड में खेला गया था। इस पॉइंट को भी याद रखना है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है रग्बी फुटबॉल है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का राजकीय खेल जो है बास्केटबॉल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 338 जो है
ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 338 ए में है। पैंसठवां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था, परंतु जो है फिर 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। और बात करें तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 1993 में किया गया था। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक जो है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक जो है भारत के राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 267 के अनुसार जो है सांसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान है और आकस्मिकता निधि से पैसे निकालने के लिए जो है संसद से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है 31 दिसंबर 1929 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जिन्होंने भारत में लोगों के लिए एक आर्थिक योजना तैयार की हुए कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय। एम.एन. राय ने जो है भारत में लोगों के लिए एक आर्थिक योजना तैयार की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा जो है 1952 में इसको मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, यूएन पर्यावरणीय गतिविधि का समन्वय करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तट में जो है ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। भारत के पूर्वी तट में जो है ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की मुख्य मिट्टी है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो है जलोढ़ मिट्टी में कमी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है बांगर, एक होता है खादर।
जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है उसको जो है खादर मिट्टी कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बारी दोआब जो है किनके बीच का क्षेत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारी दोआब जो है ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बारी दोआब जो है ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को जो है दोआब कहा जाता है। दोआब क्षेत्र की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होता है। भारत में जो है सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। तो इसको भी याद रखना है, एग्जाम में यह भी पूछा गया है कई बार। दोआब क्षेत्र की मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी होती है। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को जो है सिंध सागर दोआब कहलाता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को जो है चेज दोआब के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को जो है रेचना दोआब के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को जो है बिष्ठ दोआब कहलाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है शीर्ष 5 वनाच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो वनाच्छादित प्रदेशों में जो है छत्तीसगढ़ शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, लेकिन पंजाब शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग का डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर जो है अंबाला शहर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है अनुपस्थित हैं तो कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों को आप लोग को याद रखना है। संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत की जा सकती है। संयुक्त बैठक जो है धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में आहूत नहीं की जा सकती है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर जो है 28% है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर जो है 28% है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की न्यूनतम दर कितनी है तो 0% है। इसको भी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक और आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है कब लागू की गई थी, तो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोग को एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की जो है 5 दरें हैं, जिसको आप लोग को याद रखना है। पहला है 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और सबसे जो है लास्ट में है 28%। तो इन पांचों दरों को याद रखना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर इन्हीं में से पूछा गया है। जीएसटी आपका कैसा है कर है, तो जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किसी राज्य का राज्यपाल जो है किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो किसी राज्य का राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। किसी राज्य का राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें अगर राज्यपाल की नियुक्ति जो है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के द्वारा होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको भी आप लोग को याद रखना है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बिहार के जमुई जिला में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे ये श्री अब्दुल बारी थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता का गठन जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मालदीव जो है ये बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भूटान, नेपाल और म्यांमार ये जो तीनों कंट्री है ये बिमस्टेक संगठन का सदस्य हैं, लेकिन मालदीव नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मालदीव जो है बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। बिमस्टेक सदस्य देश जो है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल हैं। 2004 में जो है नेपाल और भूटान जो है बिमस्टेक का पूर्ण सदस्य बन गए थे। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। वर्ष 1955 में जो है पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में बदल दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने जो है इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो इन कस्टडी उपन्यास जो है अनीता देसाई ने लिखा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनीता देसाई ने जो है इन कस्टडी उपन्यास लिखा है और अनीता देसाई की पहली उपन्यास था क्राई द पीकॉक। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में कई बार यह भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख जो हैं ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त वंश के शासनकाल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुप्त राजवंश के शासनकाल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है और गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो थी ये राजतंत्रात्मक थी। यह भी जो है प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुप्त वंश के शासकों ने जो है मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम था और लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के 75 दिनों के भीतर जो है संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के 75 दिनों के भीतर जो है संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। वित्त विधेयक को जो है पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में बताई गई है और धन विधेयक का परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार यह एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक की प्रक्रिया का संबंध है। वित्त विधेयक के संबंध में जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और वित्त विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये पॉइंट जो है आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर 74.04% है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। ये आप लोग को जरूर याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है महिला साक्षरता दर 64.46% है और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो केरल है, जहाँ पर जो है 93.91% है साक्षरता दर। यह भी जो है प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर बात करें न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, तो बिहार जो है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, जहाँ पर जो है 61.8% है और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहाँ पर 91.8% साक्षरता दर है।
और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर व नगर हवेली है, जहाँ पर 76.2% है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को जरूर याद रखना है, एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29, कृष्णराज सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। कृष्णराज सागर बांध को जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है और कृष्णराज सागर बांध जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध जो है 1932 में कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिले के कावेरी नदी पर बनाया गया था। इस बांध का नामकरण जो है मैसूर के तत्कालिक शासक कृष्णराज वाडेयार चतुर्थ के नाम पर रखा गया है और इस बांध की रचना जो है सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यान मार्टेल। यान मार्टेल जो है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है? तो ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी के सेना का कर्तव्य और ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना जो है मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना जो है मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान का भाग नहीं था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान का भाग नहीं था। इसको जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जो है वर्तमान में अब मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं और पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 10 थे। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जो है जलियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1919 में घटित हुई थी, उसकी जांच के लिए जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो कूना जो है क्रोएशिया का मुद्रा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे, ये गलत है। ऑप्शन बी सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे, ये भी पॉइंट गलत है। ऑप्शन सी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति थी, ये सही है।
लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण था कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी कि फूट डालो और राज करो। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य जो है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य और रूस के मध्य स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अफ्रीका देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो अफ्रीका देश घाना की राजधानी जो है अकारा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अफ्रीका देश घाना की राजधानी अकारा है। अस्मारा जो है इरिट्रिया की राजधानी है। मपूतो जो है मोजाम्बिक की राजधानी है। और डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया देश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मंगोलिया देश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर है और इसकी मुद्रा जो है तुगरिक है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बिहार पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार पंचायत अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था ये 1974 से 78 तक था। इस पंचवर्षीय योजना में जो रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहारी पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने जो है चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सोलहवीं शताब्दी में भारतीय शासक शेरशाह सूरी ने जो है चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। शेरशाह ने जो है 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। और 1540 में जो है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जो है शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और सूर्यवंश की स्थापना किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं शिव खेड़ा हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। दीपा कर्माकर जो है एक भारतीय जिम्नास्ट हैं। दीपा कर्माकर जो है त्रिपुरा राज्य की निवासी हैं। और द स्मॉल वंडर पुस्तक जो है दीपा कर्माकर की आत्मकथा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। यूनेस्को विरासत शोर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम के शोर मंदिर को जो है 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शोर मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के शासनकाल में बनवाया गया था। शोर मंदिर को जो है रथ मंदिर और एकास्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शोर मंदिर में जो है 8 रथ मंदिर है और इसे जो है सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो नर्मदा नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर डी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल का जो है उद्घाटन नागरहोल उद्यान को जो है 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल जो थे वे वारेन हेसिंगटन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक जो है विक्रम सेठ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये जो है इस सेट का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।